साथियों नमस्कार। आज बात करेंगे महाजनपद की। तो महाजनपद के बारे में बताएंगे। तो आपको बताएं कि महाजनपद क्या है। वैदिक काल के अंत तक भारत में छोटे छोटे जनपदों का विकास हो चुका था। धीरे धीरे इन जनपदों का विस्तार हुआ और वे अधिक शक्तिशाली राज्यों के रूप में उभरने लगे। यही विकसित जनपद जो महाजनपद कहलाए। और महाजनपदों का काल लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का माना जाता है। इस समय भारत में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिवर्तन हो रहे थे, जिससे इन बड़े राज्यों का उदय हुआ। तो महाजनपद की बात करें तो आप जानते होंगे कि आपका जनपद यानी जिला कई तहसीलों से मिलकर बना है। कई जनपदों से मिलकर आपका प्रदेश बना है। इसी प्रकार प्राचीन काल में छोटे छोटे जनपद मिलकर महाजनपद बन गए। वैदिक काल में किसी कुल जनजाति या लोगों के समूह को जन कहा जाता था। प्रत्येक जन का राजा होता था। लगभग 600 ईसा पूर्व में जन का राजा अब जनपद का राजा माना जाने लगा। और जनपद का जो अर्थ होता है, उसका जो शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह, अर्थात ऐसा भूखंड जहाँ कोई जन अपना पांव रखता है अथवा बस जाता है, उसी को जनपद कहते हैं। तो लगभग 600 ईसा पूर्व में जन का राजा अब जनपद का राजा माना जाने लगा। और वैदिक काल में जन बोला जाता था लोगों के समूह को। तो इसी का विस्तार हो गया। और जब विस्तार हो गया, समय आगे बढ़ा, जब विस्तार हुआ तो जन से जनपद हुआ। और कई जनपदों से मिलकर छोटे छोटे जनपद जब मिले तो महाजनपद हो गए। तो वैदिक कालीन जनपदों ने अपनी अपनी भौगोलिक परिस्थितियों का लाभ उठाकर अपना विकास किया और स्वयं को सुविधा संपन्न बनाया। प्रकृति से प्राप्त संसाधनों जैसे हाथी, लोहा आदि को अपनी सामरिक शक्ति बढ़ाने एवं उपकरण आदि का निर्माण करने में प्रयोग किया। जो प्रकृति से प्राप्त चीज़ें थीं, जैसे हाथी, लोहा, घोड़ा, लोहे से अस्त्र शस्त्र बनाना, तो इनसे अपनी सामरिक शक्ति इन्होंने बढ़ाई। और जनपद अपनी शक्ति और सामर्थ्य के आधार पर अधिक महत्वपूर्ण हो गए और महाजनपद के रूप में स्वयं को स्थापित कर लिया। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कई जनपदों से मिलकर आपका प्रदेश बना, उसी प्रकार प्राचीन काल में छोटे छोटे जनपद मिलाकर महाजनपद बने। तो बौद्ध पुस्तक एक है अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। और इनमें 2 प्रकार के राज्य थे। उस समय जो महाजनपद थे 2 प्रकार के थे। इन महाजनपदों में 14 में राजतंत्र था और 2 में गणतंत्र था। ये ध्यान रखना है। इन महाजनपदों में 14 में राजतंत्र था, 2 में गणतंत्र था। तो राजतंत्र वाले जो महाजनपद थे, इसमें राज्य का अध्यक्ष राजा होता था। इस प्रकार से आपको बताएं कि 14 राजतंत्र वाले महाजनपद कौन थे। सबसे पहला है अंग। अब अंग जो महाजनपद था, तो वर्तमान में अगर वर्तमान की बात करें तो क्या क्या क्षेत्र आते थे। मुंगेर, भागलपुर जिला जो आज के हैं, उसी को तब अंग बोला जाता था, अंग महाजनपद। दूसरा है मगध। तो मगध में आज का जो क्षेत्र है या जिले हैं, तो उसमें जैसे पटना, गया, शाहाबाद जिले के कुछ भाग। और जो तीसरा महाजनपद है काशी, जो आज का वाराणसी है। जो चौथा आपका महाजनपद है, उसका नाम है कौशल, जो आज का अयोध्या, गोंडा, बहराइच उसमें शामिल होते हैं। जो 5वां महाजनपद है, उसका नाम है वत्स। इसमें आपका प्रयागराज और मिर्जापुर शामिल होते है। छठा है चेद, जो आधुनिक बुंदेलखंड है। 7वां कुरु, जिसमें आधुनिक हरियाणा एवं दिल्ली का भाग है। 8वां है पांचाल महाजनपद,
जिसमें उत्तर प्रदेश के बरेली, बदायूं व फर्रुखाबाद जिले का क्षेत्र आता है। समय समय पर नाम बदलते रहे, समय समय पर नाम जो है बदलते रहे, क्षेत्र बढ़ा, उन क्षेत्रों को मिलाया गया, ये हुआ है। जो नवा जो आपका महाजनपद है वो सूरसेन था, उसमें आज का ब्रजमंडल और आपका मथुरा शामिल था। 10वां जो था मत्स्य था, जिसमें अलवर, भरतपुर, जयपुर शामिल था। 11वां जो था अवंती था, अवंती में आधुनिक जो है मालवा का क्षेत्र शामिल था। 12वां आपका अस्मक था, जिसमें नर्मदा एवं गोदावरी नदियों के बीच का भाग था। आपका जो 13वां था वो गांधार था, जिसमें पाकिस्तान का पश्चिमी और अफगानिस्तान का पूर्वी क्षेत्र इसमें शामिल था। 14वां जो था पाकिस्तान का आधुनिक जो है हजारा जिला था। ये हुए जो है 14 जो महाजनपद थे, ये हुए राजतंत्र वाले, जिसमें राज का अध्यक्ष राजा होता था। तो ऐसे राज्य, अब बात करते हैं गणतंत्र वाले 2 महाजनपदों की। गणतंत्र वाले ऐसे राज्यों का शासन राजा द्वारा न होकर गण अथवा संघ द्वारा होता था। इस प्रकार के राज्यों का विवरण ठीक मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो है वज्र महाजनपद, जिसमें बिहार में गंगा नदी के उत्तर का भाग शामिल था वर्तमान स्थिति में। जो दूसरा महाजनपद था गणतंत्र वाला, दूसरा था मल्ल। तो इसमें वर्तमान के आपका देवरिया उसमें शामिल था, कुशीनगर, बस्ती, गोरखपुर एवं सिद्धार्थनगर का क्षेत्र उसमें शामिल था। तो जो गणतांत्रिक व्यवस्था वाले महाजनपद वज्र की राजधानी के रूप में वैशाली का विशिष्ट राजनीतिक जो है महत्व था, और यह संपूर्ण वज्र परिसंघ का मुख्यालय था। तो इन 16 महाजनपदों में मगध, आपका कौशल, आपका वत्स और अवंती अत्यंत शक्तिशाली थे। मगध, कौशल, वत्स, अवंती, अतः ये प्रमुख महाजनपद कहलाए। इनमें भी मगध और अवंती ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध हुए, मगध और अवंती। अब हम बात करेंगे जो है प्रशासन, समाज और लोगों के जीवन जो है बदलाव के बारे में। देखिए, महाजनपद काल में राजा की शक्ति बढ़ गई थी। अब वह एक अति विशिष्ट व्यक्ति बन गया था और वह समाज का रक्षक था। उसका मुख्य कर्तव्य दुश्मनों से प्रजा की रक्षा व राज्य में शांति व्यवस्था, कल्याण और जो है न्याय करना था। शासन के कार्य में मदद हेतु अनेक अधिकारी और जो है कर्मचारी भी नियुक्त किए गए। राजाओं की प्रवृत्ति अपने राज्य को बढ़ाने में थी, इसलिए उन्होंने बड़ी बड़ी सेनाएं भी रखनी पड़ती थी। राजा सेना का प्रमुख होता था तथा वही युद्ध में सेना का संचालन करता था। राज्य की आय के लिए प्रजा से टैक्स जो है वसूला जाता था और व्यापार के द्वारा भी आय जो है प्राप्त होती थी। तो इस समय वस्तुओं की खरीद एवं बिक्री रुपये पैसे द्वारा होने लगी थी। बड़ी बड़ी सड़कों से व्यापार में काफ़ी वृद्धि होने लगी थी। ईरान, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापारी भारत आए थे। शिल्पकार और जो है व्यापारियों ने व्यापार के विकास के लिए समूह और संगठन भी बनाए। और इस युग में पहले की अपेक्षा एक और जो है बड़ा बदलाव देखने को मिला, वह था शहरों का विकास। इन शहरों का विकास प्रायः शिल्प केंद्रों, व्यापारिक केंद्रों और राजधानियों के आसपास हुआ। प्रारंभ में कुछ गांव ऐसे थे जिनमें शिल्प जो कार्य अधिक विकसित अवस्था में, धीरे धीरे ये कुशल शिल्पी एक स्थान पर एकत्र होने लगे और ये स्थान गांव एवं शहर के रूप में बदलते गए। इन कुशल शिल्पियों ने एक स्थान पर रहकर काम करना इसलिए पसंद किया क्योंकि इन्हें कच्चा माल प्राप्त करने और तैयार की हुई चीज़ों को बेचने में अधिक सुविधा होती थी। तो विभिन्न व्यवसायों को पुत्र अपने पिता से सीखता और व्यवसाय जो है करता था। तो विभिन्न प्रकार के शिल्पकार करने वालों के अलग अलग वर्ग बन गए थे और धीरे धीरे इनका कार्य वंशानुगत हो गया और समाज में अधिक जटिलता और जो है कठोरता व्याप्त हो गई। अब हम बात करेंगे मगध साम्राज्य की। इन छोटे छोटे राज्यों में एकता का अभाव था। एक राज्य दूसरे राज्य से अधिक शक्तिशाली बनना चाहता था, इस कारण इनमें आपस में संघर्ष होता रहता था।
बड़े राज्य छोटे राज्यों को हड़पते चले गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है। वे अपना राज्य क्षेत्र तथा अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए कई जो है तरीके अपनाते थे, जैसे दूसरे राज्यों से मित्रता करना, शादी से रिश्ते बनाना, जो है संधि करना या फिर सीधे आक्रमण करना। इस प्रकार एक राज्य दूसरे राज्यों में मिलते चले गए। अंत में मगध सबसे शक्तिशाली साम्राज्य हो गया। साम्राज्य का जो अर्थ होता है, जब राजा अपने राज्य की सीमा का अत्यधिक विस्तार कर लेता है तो उनके राज्य को साम्राज्य कहा जाता था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से नंदों के जो है साम्राज्य की स्थापना तक मगध में क्रमशः 3 राजवंशों का शासन हुआ। एक तो हर्यक वंश हुआ, फिर हुआ शिशुनाग वंश, तीसरा हुआ नंद वंश, और इनका शासनकाल 220 वर्षों तक रहा। घननंद नंद वंश का अंतिम शासक था, जिसके शासनकाल में सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था। जो है मगध साम्राज्य के शासकों ने अपने साम्राज्य के और अधिक विस्तार की नीति अपनाई। उनके पास एक विशाल सेना थी जिसमें हजारों घुड़सवार और हाथी भी थे। यही कारण था कि मगध राज्य एक विशाल साम्राज्य जो है बन सका। तो सिकंदर से संबंधित एक जो है किस्सा, सिकंदर और पूर्व का जो युद्ध हुआ है उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लें। सिकंदर भी उसी समय आया था। देखिए, तक्षशिला के बाद जो है तक्षशिला के राजा अंबी ने सिकंदर को भारत पर आक्रमण करने का आमंत्रण जो है दिया। पूर्व जो थे उनका राज्य झेलम और रावी नदियों के बीच में था। सिकंदर से युद्ध की खबर सुनकर पूर्व ने अपनी सेना को भी युद्ध के लिए तैयार कर लिया और उन्होंने ये कहा कि मैं सिकंदर को अपने एक क्षेत्र का एक भी टुकड़ा जीतने नहीं दूंगा। तो सिकंदरपुर की सेना में भयंकर युद्ध हुआ। पुर की सेना ने सिकंदर की सेना का वीरतापूर्वक मुकाबला किया और सिकंदर की सेना ने पुर के किले को बहुत नुकसान पहुंचाया। पुर के घायल हाथियों में भगदड़ जो है मच गई। इस युद्ध में पुर की सेना को काफ़ी क्षति हुई और वह स्वयं भी घायल हुआ। तो इनको बंदी बनाकर सिकंदर के सामने लाया गया। अब सिकंदर ने पूछा कि पुर तुम्हारे साथ बताओ कैसा व्यवहार किया जाए। तो राजा पुर ने कहा कि वैसा ही जैसा एक राजा दूसरे राजा से करता है। तो सिकंदर को ये बात अच्छी लगी तो उन्होंने कहा पुर से, क्या तुम मेरे मित्र बनोगे? तो सिकंदर भले ही हुआ युद्ध हार गया था पर मैंने अपना एक अच्छा मित्र जो है पा लिया। तो पुर के उत्तर से सिकंदर इतना प्रसन्न हुआ कि उसने पुर का राज लौटा दिया। तो सिकंदर का आक्रमण की अगर हम बात करें तो उन दिनों यूरोप महाद्वीप के यूनान देश में मेसिडोनिया नाम का एक राज्य था। वहाँ का राजा सिकंदर अपनी विशाल सेना लेकर दुनिया जीतने के इरादे से चला। वह पारसीक यानी हकमनी साम्राज्य के सम्राट व अन्य बहुत से राजाओं को हराता हुआ सिंधु नदी के किनारे पहुंचा, जहां उसने बहुत से छोटे छोटे राज्यों को हराया। इनमें से एक राजा था पूर्व, जिसकी कहानी मैंने अभी आपको जो है सुनाई। अब सिकंदर की सेना लड़ते लड़ते थक चुकी थी। जब उसने मगध के राजा धननंद की विशाल सेना के बारे में सुना तो उसने मगध की सेना से लड़ने से इनकार कर दिया और वे मैसिडोनिया लौट गए। अब सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव क्या हुआ, थोड़ा इस पर चर्चा कर लें। राजनीतिक क्षेत्र से ज़्यादा सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव सांस्कृतिक क्षेत्र में पड़ा। जैसे सिकंदर ने भारत में 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था और सिकंदर के भारतीय आक्रमण के विवरण से भारतीय इतिहास की तिथि निर्धारण में सहायता मिलती है। सिकंदर के आक्रमण ने भारत के द्वार यूनानी संपर्क और जो है प्रभावों के लिए खोल दिए। तो इस घटना के बाद विदेशों से घनिष्ठ व्यापारिक सांस्कृतिक संबंध स्थापित हुए। भारतीय शिल्पकला ज्योतिष विज्ञान के क्षेत्र में यूनानी लेखकों का गहरा प्रभाव पड़ा। भारतीय सिक्कों पर यूनानी सिक्कों की निर्माण शैली का प्रभाव दिखाई दिया। तो ये
सारी चीज़ें हुई। अब हम बात करें कि जो है मगध राज के वंश कौन कौन हुए। एक तो हर्यक वंश हुआ लगभग 544 से 412 ईसा पूर्व। फिर शिशुनाग वंश हुआ लगभग 412 से 344 ईसा पूर्व। फिर हुआ नंद वंश 344 से 300 जो है 23 ईसा पूर्व। तो ये तो बात हुई उसकी। तो अब जो है चर्चा जो है इसके बारे में कर लें थोड़ा। देखिए, वैदिक काल के अभी जिसकी चर्चा मैंने की थी कि ये जो है महाजनपदों का उदय हुआ था 600 ईसा पूर्व में, 600 ईसा पूर्व में। और और ठीक जनपद के बारे में भी आपको बताया था कि जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है मज्जन के बसने की जगह, अर्थात ऐसा भूखंड जहाँ कोई जन अपना पाँव रखता है अथवा बस जाता है, उसी को जनपद कहते हैं। और आपका बौद्ध ग्रंथ जो अंगुत्तम निकाय है, जैन ग्रंथ जो भगवती सूत्र है, उसमें 16 महाजनपदों का जो है वर्णन भी है, बाकायदा लिखा भी है। तो महा जो जनपद थे भारत के राजनीतिक इतिहास में एक जो है महत्वपूर्ण जो है चरण थे, जिन्होंने बाद में मौर्य साम्राज्य जैसे विशाल साम्राज्यों की नींव रखी। इनकी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विरासत भारतीय इतिहास में अमूल्य योगदान देती है। नंद वंश के बाद जो वंश आया वो जो है मौर्य वंश था। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जब भारत में 16 महाजनपद अपनी सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब मगध महाजनपद की शक्ति दिन ब दिन जो है बढ़ रही थी। इसी काल में मगध की राजधानी राजगृह में एक साधारण युवक जो है वीरसेन का जन्म हुआ। वह बचपन से ही असाधारण शक्ति बुद्धिमत्ता का धनी था। वीरसेन एक किसान परिवार में जन्मा था, लेकिन उसकी रुचि हमेशा युद्ध कला में थी। वह अक्सर राजगृह के सैनिकों को अभ्यास करते देखता और अकेले में धनुर्विद्या, तलवार विद्या का अभ्यास करता। एक दिन जो है मगध के सेनापति महापद्नंद ने उसे अभ्यास करते हुए देख लिया। वह वीरसेन की क्षमता से प्रभावित हुए उसे राजगृह के सैनिक प्रशिक्षण शिविर में शामिल कर लिया। तो वीरसेन ने कुछ ही वर्षों में खुद को एक महान योद्धा के रूप में स्थापित कर लिया, लेकिन मगध के दरबार में कुछ दरबारी उससे ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने राजा को भड़काया कि वीरसेन जो है मगध के खिलाफ षड्यंत्र कर सकता है। राजा ने बिना सोचे समझे वीरसेन को कारागार में डालने का आदेश दिया। तो वीरसेन के बंदी बनाए जाने की खबर वज्र गणराज तक पहुंची। वज्र जो स्वतंत्रता और जो है गणतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखता था, तो मगध के बढ़ते अत्याचारों से पहले ही चिंतित था। तो वज्र के सेनापति चंद्रगुप्त ने जो है वीरसेन को मुक्त कराने की योजना बनाई, और एक रात वज्र के सैनिकों ने राजगृह की जेल पर आक्रमण कर दिया और वीरसेन को मुक्त करा दिया। वीरसेन अब वज्र सेना का हिस्सा बन गया। उसने मगध की शक्ति को चुनौती देने का निश्चय किया। जल्द ही वज्र और जो है मगध के बीच युद्ध छिड़ गया। वीरसेन की रणनीति पराक्रम से मगध की सेना को कई जगह हार का सामना करना पड़ा। अंततः मगध के राजा ने संधि का प्रस्ताव रखा और अपने राज्य की सीमाओं को वज्र के विरुद्ध बढ़ाने से पीछे हटा लिया। तो वीरसेन ने अपने जीवन से यह साबित किया कि सच्चा योद्धा वही होता है जो केवल शक्ति से नहीं बल्कि बुद्धि और निष्ठा से भी युद्ध करता है। उसने न केवल जो है मगध की अधिनायक सत्ता को चुनौती दी, बल्कि गणतंत्र की स्वतंत्रता को भी बनाए रखा। तो उसका नाम जो है महाजनपद के महान योद्धा के रूप में अमर हो गया। तो ये जो है महाजनपद की बात रही है। तो एक और छोटी सी आपको जो है कहानी सुना दें, जैसे ये मैंने सुनाई। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब भारत में महाजनपदों का युग था, तब कौशल महाजनपद का शासन प्रतापी राजा महासेन के हाथों में था। कौशल अपनी शक्ति और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था।
लेकिन उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी था मगध महाजनपद। इसी समय कौशल की राजधानी श्रावस्ती में एक युवा योद्धा अर्जुन सेन रहता था। वह बचपन से ही अपने गुरु से युद्ध कला और नीति सीख रहा था। उसका सपना था कि वह कौशल की रक्षा के लिए एक महान योद्धा बने। तो एक दिन मगध के राजा प्रसेनजीत ने कौशल पर आक्रमण कर दिया। कौशल की सेना पूरी जो है ताकत से लड़ी, लेकिन वह मगध की विशाल सेना के सामने टिक न सके। युद्ध में राजा महासेन घायल हुए और कौशल की सेना को पीछे हटना पड़ा। श्रावस्ती के जो है महल में गहरी चिंता छा गई। तब अर्जुन सेन ने आगे आके घोषणा की, मैं तब तक विश्राम नहीं करूंगा जब तक कौशल को फिर से उसकी खोई हुई भूमि वापस नहीं दिला दूंगा। यह सुनकर राजा महासेन ने अर्जुन सेन को अपनी सेना का नेतृत्व करने का आदेश दिया। अर्जुन सेन जानता था कि मगध की सेना अधिक शक्तिशाली है। उसने कौशल के योद्धाओं को गोरिल्ला युद्ध सिखाया। धीरे धीरे उसने मगध की सेना को जो है थका दिया, कई महत्वपूर्ण किलों पर कब्जा कर लिया। तो अंततः अंतिम युद्ध गंगा नदी के तट पर हुआ। अर्जुन सेन ने अपनी चतुराई से मगध की सेना को विभाजित कर दिया। कौशल की सेना ने पूरे जोश के साथ हमला कर दिया। युद्ध में मगध की हार हुई और कौशल को उसकी भूमि वापस मिल गई। युद्ध जीतने के बाद अर्जुन सेन को कौशल का सेनापति बनाया गया। उसकी वीरता और बुद्धिमानी के कारण कौशल फिर से समृद्ध हो गया। तो उस समय इस तरीके से युद्ध होते हैं। जो मैंने कहानी आपको बताई, ये दोनों सुनाई। तो ठीक है साथियों, नमस्कार।